कौंडिन्य देश का युवराज विजयदत्त राज्याभिषेक के लिए सन्नद्ध हो गया। स्वर्ण सिंहासन की प्रथम जो 2 सीढ़ियां थीं, उन पर सालभंजिकाओं के रूप में स्थित सत्यशक्ति एवं धर्मशक्ति के संदेहों को बड़ी ही दक्षता के साथ दूर किया। तीसरी सीढ़ी पर स्थित न्याय सालमंजिका ने विजयदत्त के न्याय निर्णय की परीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए उसने न्यायवर्धन महाराज के न्यायपालन के बारे में बताया और साथ ही उनके समक्ष लाए गए तीनों झगड़ों के बारे में विशद रूप से बताने लगा। अब आगे उस दिन के न्याय निर्णय का कार्यक्रम यूं समाप्त हो गया। कुमारकेतु पहले से ही बड़ी ही श्रद्धा के साथ न्याय निर्णय की प्रक्रिया को सुनता रहा। इसी को लेकर राजमंदिर में पहुंचने तक वह सोचता विचारता रहा। रात को महाराज ने बड़े ही प्यार से उसे अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुमने तो न्याय निर्णय की प्रक्रिया को बखूबी सुना और देखा होगा। मैं इसी के संबंध में एक बात कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। प्रमुख व्यापारी रत्नगुप्त का इकलौता बेटा है हेमगुप्त। वह जुआरी है, पियक्कड़ है और है अव्वल दर्जे का निकम्मा। पिता की सप्ताह भर की कमाई एक ही घंटे में उड़ा देने वाला अपव्ययी है, अधम है। अब मैं न्याय निर्णय के बारे में तुम्हारे विचार और तुम्हारी समीक्षा जानने के लिए उत्सुक हूं। न्यायवर्धन की कही उस एक बात को सुनते ही कुमारकेतु का मुख प्रफुल्लता से विकसित हुआ। इतना सब कुछ कहने के बाद सालभंजिका रुक गई और विजयदत्त से पूछा, युवराज, न्यायवर्धन राजा में जितनी न्याय विलक्षणता है उतनी क्या तुम में भी विद्यमान है? अगर सचमुच ही तुम में हो तो कुमारकेतु से बढ़कर तुम ही इस पर अधिक प्रकाश डाल सकते हो। अगर तुम इसे बताने के योग्य साबित हुए तो इस अद्भुत धर्मपीठ पर सर्वलोकों में अद्वितीय इस स्वर्ण सिंहासन पर आसीन होने के ही हकदार नहीं बनोगे, बल्कि इस सिंहासन के सृष्टिकर्ता पुलिंद भट्टारक की असमान सृष्टि मंत्रपूरित इस खड्ग चंद्रहास को भी भेंट के रूप में पा सकोगे। अगर इसमें तुम असफल हो गए तो अब तक तुम्हारा श्रम व्यर्थ ही समझो। तुम्हारी आंखों के सामने प्रकाशपुंज को फैलाने वाला यह सिंहासन आप ही आप अदृश्य हो जाएगा और पूर्व स्थल पर पहुंच जाएगा। आथ विजयदत्त, प्रयत्न करो। विजयी भव, दिग्विजयी भव। श्रद्धापूर्वक सुनते हुए विजयदत्त ने तुरंत कहा, ऐ न्यायमूर्ति, अपनी विलक्षणता एवं सोचने की क्षमता के बारे में मेरा स्वयं कहना अच्छा नहीं होगा। ऐसी अतिशयोक्तियां स्वयं मैं पसंद नहीं करता। मेरी व्याख्याओं को सुनने के बाद यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपकी है कि मैं ऐसी शक्ति रखता हूं या नहीं। फिर उसने यूं कहना शुरू किया, संपूर्ण मानव जाति को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वे हैं उत्तम, मध्यम और अधम। अपनी अपनी बुद्धि व संस्कारों के कारण हर मानव इन तीनों वर्गों में से किसी न किसी वर्ग का होकर ही रहता है। न्याय के लिए आए ये व्यक्ति इन तीनों वर्गों में से किस वर्ग के हैं, इसका निर्णय राजा करता है। इसके लिए राजा को अपनी सूक्ष्म बुद्धि को उपयोग में लाना चाहिए और समझना चाहिए। राजा जितनी अच्छी तरह से सोच पाएगा उतनी ही अच्छी तरह का फैसला दे पाएगा। वह यूं है, उत्तम दोषी मनुष्य को दंड के रूप में एक छोटी सी बात पर्याप्त है। मध्यम को दंड का कारण विवरण सहित बताना होगा और उसे छोटा सा दंड देना पर्याप्त होगा। अधम एक छोटे सांप के बराबर है। लोकोक्ति है कि छोटे से सांप को बड़ी लाठी से मारना चाहिए। अधम का अपराध छोटा भी क्यों न हो, उसे बड़े पैमाने पर डरा धमकाना चाहिए और यह जरूरी भी है। साथ ही उसे दंड भी मिलना चाहिए। आत्माभिमानी छोटा सा अपराध करने पर भी मन ही मन दुखी होता है, अपने किए पर पछताता है। उत्तम दोषी परिस्थितियों के प्रभाव में आकर गलती कर बैठता है, पर आवेश के कम हो जाने के बाद अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। मध्यम दोषी अपनी गलती पर दुखी नहीं होता। अधम अपनी गलती को मानने से भी इनकार करता है। राजा को चाहिए कि उसके पास जो व्यक्ति आते हैं उनके बारे में जाने कि उक्त तीनों वर्गों में से वे किस वर्ग के हैं।
न्याय पालन में यह बहुत ही मुख्य व प्रधान सूत्र है। इसके अतिरिक्त राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी रखे। यह जानकारी समय समय पर प्राप्त करनी चाहिए। उनकी जीवन पद्धति तथा उनके अंतरंगिक जीवन के बारे में भी कुछ हद तक जानना जरूरी है। इसके लिए अपने गुप्तचरों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। न्यायवर्धन ने जिन 3 मामलों के बारे में सुनवाई की, उनमें से प्रथम दोषी है बी। वह मध्यम वर्ग का है। उसके द्वारा की गई गलती तथा उसके संबंध में राजा से सुनाया गया न्याय निर्णय प्रशंसनीय है, न्याय सूत्रों के अनुकूल है। अब उत्तम वर्ग के दोषी धनगुप्त के ही विषय को लीजिए। वह उत्तम वर्ग का दोषी है। सुनवाई और फैसला भी गूढ़ ही रहे। फरियादी मणिकर्ण को भी मालूम नहीं हो पाया कि राजा ने किसे दोषी ठहराया। इस साध को और राजा के फैसले को समझना हो तो सुभद्र देश के प्रमुख व्यक्तियों में से एक रत्नगुप्त के अंतरंगिक जीवन पद्धति को जानने की आवश्यकता है। रत्नगुप्त विश्वासपात्र तथा अच्छे स्वभाव का है। मणिकर्ण ने जब अन्य व्यापारियों से उसके बारे में पूछा तब सबने उसके बारे में अच्छी राय दी और यह सच भी है। ऐसा भला आदमी जब कोई अपराध कर बैठे तो उसके पीछे अवश्य ही कोई मुख्य कारण होगा, और वह कारण है रत्नगुप्त का इकलौता बेटा हेमगुप्त। दुर्व्यसनों में फंसे ऐसे बेटे को उसका पिता यथासाध्य सुधारने की कोशिश करता है। जब यह उनसे हो नहीं पाता तो ऐसे पिता चाहते हैं कि जितना हो सके कमा लें और बेटे के भविष्य को सुरक्षित रखें। न्यायवर्धन महाराज को रत्नगुप्त के जीवन के बारे में बहुत कुछ मालूम है। इसलिए वे ताड़ पाए कि रत्नगुप्त ने आसानी से कमाने के लिए यह सरल मार्ग चुना और विदेशी युवक को धोखा देने से नहीं हिचकिचाया। ईमानदार आदमी जब जुर्म करता है तब वह इतना ही कहकर अपने को बचाने की कोशिश करता है कि मैंने यह काम नहीं किया। वह अपने समर्थन में कहानियां नहीं गढ़ता। रत्नगुप्त ने भी यही किया। इससे राजा का संदेह और दृढ़ हो गया। आपका बेटा कुशल तो है कहकर एक और बाण फेंका। उस प्रश्न को सुनते ही रत्नगुप्त की समझ में आ गया कि मेधावी राजा ने असली बात जान ली। तब उसका मुख विवर्ण हो गया। उसके मुख की कांति जाती रही। राजा ने उसकी इस स्थिति को देखकर उसे एकांत में भेजा। उत्तम दोषी के लिए उसकी अंतरात्मा ही एक बड़ा न्यायाधिकारी है। वह न्यायाधिकारी एकांत में और हावी हो जाता है। वह बारंबार दोषी को याद दिलाता है कि तुमने गलती हुई, तुमसे गलती हुई। रत्नगुप्त ने भी एकांत में ऐसी ही व्यथा का अनुभव किया। इसीलिए लौटते लौटते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तब राजा ने रत्नगुप्त की मर्यादा का भंग न करने के उद्देश्य से उससे कहा, मणिकर्ण तुम्हारे पुत्र के समान है। तुम्हें तो चाहिए कि पिता की तरह उसे प्यार करो, उसका आदर करो, न कि इस प्रकार उसे जाल में फंसाओ, धोखा दो। अर्थपूरित संकेतों द्वारा उसे यह बात कही। स्वयं मेधा संपन्न रत्नगुप्त को महाराज की यह चेतावनी समझ में आ गई। राजा ने उसे अपमानित होने से बचा लिया। इसके लिए उसने अपनी कृतज्ञता जताई। महाराज जानना चाहते थे कि रत्नगुप्त ने मणिकर्ण को माल वापस दिया कि नहीं, इसीलिए उसे दूसरे दिन आने को कहा। साथ ही वे उसे सावधान करना चाहते थे कि भूलकर भी कहीं भी रत्नगुप्त का रहस्य किसी को न बतावे। गूढ़ पद्धति में यो द्वितीय झगड़े का फैसला हुआ, जिसका यह स्थूल रूप है। अब रही तीसरे मामले की बुढ़िया की बात। वह अधम वर्ग की मूर्ख स्त्री है। इसीलिए राजा ने उसके साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया और उसे जेल भेजा। न्याय शक्ति, उन तीनों झगड़ों के विषयों पर मेरा व्याख्या इतना ही है। यूं उसने अपना कथन पूरा किया। विजयदत्त के उत्तर के पूरे होते ही तृतीय सालभंजिका ने अपना हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, शाबाश युवराज, शाबाश। पुलिंद भट्टारक ने जिस मेधावी की कल्पना की वह और कोई नहीं, तुम ही हो।
उस महान तंत्रवेत्ता की कल्पना के वारिस और कोई नहीं, तुम ही हो। उस महान तंत्रवेत्ता की सृष्टि है यह स्वर्ण सिंहासन। वह भाग्यशाली तुम ही हो जो इस पर आसीन होने की योग्यता रखता है। द्वितीय पौरसत्व के नाम से चक्रवर्ती बनकर अखंड कीर्ति व प्रतिष्ठा कमाओगे। निश्चिंत अब तुम इस सिंहासन पर आसीन हो सकते हो। तुम्हें हमारा हृदयपूर्वक स्वागत। तीनों सालभंजिकाओं ने मुक्तकंठ से कहा, जय हो विजयदत्त युवराज, जय हो पौरस्वत चक्रवर्ती, जय हो विजयी भव दिग्विजयी भव। उन जय जय की ध्वनियों के साथ साथ पूरा सभा भवन तालियों से गूंज उठा। तब विजयदत्त ने अपने दाएं पांव को आखिरी सीढ़ी पर रखा। दूसरे ही क्षण है वंशजों की कुलदेवी गायत्री के पांवों के समीप ही जो पद्म पुष्प के आकार का शिल्प सुशोभित था, वह पद्म पुष्प ही की मानिंद के विशाल रूप में विकसित हुआ। पद्म के बीचों बीच माणिक जड़ा हुआ था। वह नवरत्न खचित म्यान में चंद्रहास खड्ग के रूप में परिवर्तित होकर पद्म पुष्प के ऊपर सीधे खड़ा हो गया। विजयदत्त ने गायत्री देवी के पैरों को प्रणाम किया और चंद्रहास को अपने हाथ में लेकर आंखों से उसका स्पर्श किया। दूसरे ही क्षण पद्म ने अपना असली रूप धारण किया। वेद विद पंडितों ने मंत्रों को पढ़ते हुए विजयदत्त को महाराज बनाया। उस रात को वृद्ध राजा श्रीदत्त घोड़े बेचकर सोया। तड़के ही कोई आवाज सुनाई पड़ी तो वह चौंककर उठ बैठा। उसने देखा कि जो कबूतर श्रीलेखा के आने के दूसरे ही दिन आया था, वही कबूतर गवाक्ष के पास अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ बैठा हुआ है। श्रीदत्त के जगाते ही वह उसके पास आकर बैठ गया। श्रीदत्त ने प्यार से उसकी पीठ को सहलाया और उसके पैरों में बंधे पत्र को ले लिया। स्वर्ण सिंहासनाधीश विजयदत्त को हमारी शुभ कामनाएं व शुभ आशीष। उस पर माधवसेन व वसुमती के हस्ताक्षर थे। उस पत्र को पढ़ते ही श्रीदत्त खुशी से फूल उठा। उसने यह समाचार पुत्र और पुत्रवधू को भी भिजवाया। इसके कुछ दिनों बाद पूर्व योजना के अनुसार ही कालिंदी, चंपक, कुंद देशों की सेनाओं ने कौंडिन्य देश पर आक्रमण किया। युद्ध के शुरू होते ही पहले ही से माधवसेन के दिए गए आदेशों के अनुसार कालिंदी की सेनाएं चंपक देश के सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगीं। यह देखते हुए कुंद देश की सेनाओं की समझ में नहीं आया कि आखिर लड़े किससे। वे दिग्भ्रांत रह गए। मराल भूपति को शक हुआ कि दाल में काला कुछ जरूर है। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि माधवसेन ने उसके साथ छल किया। विजयदत्त का अनुमान सही निकला। उसने देखा कि उसके ससुर माधवसेन की सेनाएं भी शत्रु संहार में लगी हुई हैं, तो उसका उत्साह द्विगुणीकृत हो गया। मंत्रबद्ध अपने चंद्रहास को लिए पंच कल्याणी अश्व पर आरूढ़ होकर वह बिजली की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़ा। अंधेरा होते होते चंपक सेना का लगभग नाश हो गया। कुंद देश के सेनाधिपति ने अपनी हार मान ली और वह विजयदत्त के अधीन हो गया। चंपक राजा मराल भूपति और उसका बेटा युवराज चक्रभूपति विजयदत्त के हाथों कैद हुए। अब माधवसेन को दामाद के सामने आने का साहस हुआ। उसे देखते ही उसके हाथों को पकड़ते हुए उसने कहा, विजय, मैं अपनों के ही साथ गद्दारी करने पर तुल गया। सार्वभौम बनने की मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे गुमराह कर दिया। अच्छा हुआ सही समय पर मैं जागरूक हो गया, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाता। अपनी गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा करना। विजयदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुआ भूल जाइए। कम से कम अब तो जान गए कि यह देश भी आप ही का है। विजयदत्त अपनी इस विजय से संतृप्त नहीं हुआ। भारी सेना को लेकर वह दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़ा। यह बात पूरे दक्षिणापथ में आग की तरह तब तक फैल चुकी थी कि 3 बड़े राज्य चंपक, कालिंदी एवं कुंद विजयदत्त के अधीन हो गए। अब छोटे छोटे राज्यों के अधिपतियों ने आपस में बात कर ली और वे भी विजयदत्त के अधीन हो गए। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे सामंत राजा बनकर विजयदत्त के अधीन रहेंगे।
यो विजयदत्त ने द्वितीय पौरस्वत के सम्मान से सुसज्जित हो अपने है वंशजों के हाथों से छूटे दक्षिणापथ के सार्वभौमत्व को अपने कब्जे में कर लिया और अपना नाम सार्थक किया।